नमस्कार विद्यार्थियों, हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और विद्यार्थियों, आज की मेरी कक्षा का संबंध बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों से है, जिनसे मैं आज चर्चा करने वाला हूं उनके पेपर राजस्थान के इतिहास के बारे में। विद्यार्थियों, आपका ये पेपर राजस्थान का इतिहास प्रारंभ से लेकर 1956 ईस्वी तक, इस प्रक्रिया के अंतर्गत मैं आपसे विविध प्रकार के तथ्यों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। और इसके साथ ही इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे काफ़ी बातें बताई। आज मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं, जिसका संबंध है राजस्थान के इतिहास के स्रोतों से। विद्यार्थियों, मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप किसी भी तथ्य का या किसी भी ऐतिहासिक बिंदु का अध्ययन करें तो उसे समझने से पहले उनके सोर्सेज को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि स्रोत ही वे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें उस विषय की गहराई तक ले जाने में मदद करते हैं। तो राजस्थान का यह इतिहास और जिससे संबंधित आपका प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभक्त है, और प्रारंभ से लेकर 1956 ईस्वी तक की इन तमाम घटनाओं का इसके बारे में इसके अंदर उल्लेख है। तो इतने विशाल पाठ्यक्रम को समझने के लिए हमें ये लाजमी है कि हमें इससे संबंधित स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि विद्यार्थियों किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको उसी वक्त उसके सोर्सेज के बारे में जानकारी दूं, लेकिन फिर भी मुझे ये उचित लगता है कि मैं आपको मोटे तौर पर इन तमाम सोर्सेज के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करूं, ताकि जब भी आप टॉपिक का अध्ययन करें या जब भी मैं आपको किसी भी विषय बिंदु का मैं आपसे स्पष्टीकरण करूं, तो आप उन चीज़ों को तुरंत उनके सोर्सेज के आधार पर समझने का प्रयत्न करें। विद्यार्थियों, जैसा कि सोर्सेज या स्रोतों की बात की जाती है और राजस्थान के इतिहास के स्रोतों की बात की जाती है, तो स्रोत वे तरीके हैं या वे साधन हैं जिनसे कि हम राजस्थान के इतिहास के बारे में गहराई से समझ सकते हैं। इतिहास के अन्य कालखंडों की भांति भी राजस्थान के इतिहास में हमें दो प्रकार के सोर्स उपलब्ध होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। और जहाँ तक विश्वसनीयता की बात है, ट्रस्टवर्दीनेस या रिलायबिलिटी की बात है, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोतों की तुलना में थोड़े उन्नीस है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत ये स्रोत होते हैं जिनमें आसानी से थोड़ा बदलाव किया जा सकता है और काफ़ी हद तक ये लेखक की व्यक्तिगत विचारधारा और अवधारणाओं से प्रभावित होते हैं। जैसे चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी देता है, और चंद बरदाई ऐसा माना जाता है, यदि ये माना जाए कि चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, तो एक सीधी सी बात ये थी कि वो अपने काव्य के अंदर, अपने ग्रंथ के अंदर अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान की यशोगाथा और कीर्ति गाथा को बड़ा चढ़ाकर बताएगा। जैसे कि जब वो ये उल्लेख करता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को चंद बरदाई के श्लोक के आधार पर शब्द भेदी बाण का संधान करके मारा, तो हमें थोड़ा सा इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1205-6 में खोखरो से युद्ध के दौरान हुई थी, और 1192 में तराइन की द्वितीय लड़ाई के बाद जब पृथ्वीराज चौहान ने भागने की कोशिश की तो पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। तो साहित्यिक स्रोतों में इस प्रकार की संभावनाएं प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए साहित्यिक स्रोतों को हमें काफ़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साहित्यिक स्रोत बिल्कुल नकारा और बेकार है। जहाँ पुरातात्विक स्रोत हमारे पास नहीं है, वहाँ साहित्यिक स्रोत ही हमें तथ्य के करीब तक जाने में मदद करते हैं, और पूरी नहीं तो कुछ हद तक तो सत्यता के करीब ले जाने में साहित्यिक स्रोत हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी बात आती है पुरातात्विक स्रोतों की। तो पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत है जो हमें अभिलेखों के रूप में मिलते हैं, सिक्कों के रूप में मिलते हैं, मूर्तियों के रूप में मिलते हैं। अब अभिलेख चट्टान पे भी खुदे हो सकते हैं, चट्टानी अभिलेख है, शिला अभिलेख भी हो सकते हैं, गुफा की दीवारों पर गुफा अभिलेख भी हो सकते हैं, इवन मूर्तियों पर खुदे हुए मूर्ति अभिलेख भी हो सकते हैं। तो राजस्थान के इतिहास के जब एक विस्तृत कालखंड का हम अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी अभिलेखों से प्राप्त होती है, जैसे कि कालीबंगा से मिली हुई मोहरें, आहड़ से मिले हुए मोहरे, जिनकी लैंग्वेजेस को पढ़ा नहीं जा सका, जिसकी स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा जा सका, लेकिन इसके बावजूद वे इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इसी प्रकार से
राजस्थान में जगह जगह पर मिले अभिलेख वे राजस्थान के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जैसे विग्रह चौहान चतुर्थ का बिजोलिया शिलालेख, जो विग्रह चतुर्थ के बारे में जानकारी देता है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। और उसका गुजरात के चालुक्यों के साथ हुए संघर्ष का उल्लेख के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आबू के परमारों के साथ हुए संघर्ष के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। बावड़ियों के अंदर शिलालेख मिले हुए वे महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। जोधपुर के आदि प्रतिहार राजाओं की वंशावली के बारे में हमें बाउक और कपकुक इनके अभिलेख मिलते हैं, इनके घटियाला शिलालेख मिलते हैं। मंडोर से हमें प्रतिहार राजाओं के अभिलेख मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, ये अभिलेख ऐसे महत्वपूर्ण सोर्स है जो हमें समझने में मदद देते हैं। और इसके अलावा हम इनके ऊपर ज़्यादा यकीन इसलिए कर सकते हैं कि इनमें आसानी से हेर फेर बदलाव नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता, और यदि परिवर्तन किया गया तो स्पष्ट तौर पर अलग से नजर आता है। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास के बारे में हमें आधुनिक इतिहासकारों को भी बहुत सारे मत मिलते हैं, उनके ग्रंथों से मदद मिलती है। जैसे कि यदि हम कर्नल जेम्स टोड का एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजपूताना देखें, जो 1829 में प्रकाशित हुआ था, तो ये राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसी प्रकार से वे राजपूत रियासतें और उनके शासक जो मुग़लों की सेवा में थे, तो मुग़ल सम्राटों द्वारा समय समय पर जो फरमान जारी किए जाते थे, मुग़ल वाक़यातों और मुग़ल तवारीखों के अंदर, मुग़ल विवरणों के अंदर भी राजस्थान के इतिहास के बारे में, राजपूताना के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। वैनसंग का विवरण जो हिंदुस्तान आया, उसने बीनमाल और उस साइड के क्षेत्रों की यात्रा की थी, वो यहाँ से निकला था, तो वो महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार से गौरीशंकर हीराचंद ओझा के राजस्थान की अलग अलग रियासतों के ऊपर लिखे हुए ग्रंथ, इसके अलावा पंडित विश्वेश्वर प्रसाद रेव के लिखे हुए ग्रंथ, रामकरण आसोपा के लिखे हुए ग्रंथ, तो ये सभी राजस्थान के इतिहास को जानने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। मोहनोत नैन्सी द्वारा लिखित मारवाड़ के परगनों की विगत न केवल एक ग्रंथ है विद्यार्थियों, बल्कि मोहनोत नैन्सी को तो मारवाड़ का अबुल फजल कहा जाता है। तो न केवल एक ग्रंथ है, बल्कि ये पूरी के पूरी एक प्रकार की जनसंख्या संबंधी सूचना है। राजस्थान के मारवाड़ के हर गांव के पशु पक्षियों तक का विवरण नैन्सी ने अपने ग्रंथ के अंदर दिया है। और आज आधुनिक जनगणनाकारों के लिए नैन्सी का ये ग्रंथ एक आदर्श ग्रंथ के रूप में साबित हो सकता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हमें राजस्थान के इतिहास से जुड़ी हुई मिलती है, जो हमें पुरातात्विक स्रोतों में भी मिलती है और साहित्यिक स्रोतों में भी मिलती है। आगे की क्लासों में जब मैं आपसे विवेचन करूंगा, तो मैं इन तमाम बातों को काफ़ी विस्तार से कैटेगरी वाइज बताऊंगा। कालखंड के मुताबिक बताया जाएगा कि कौन कौन से अभिलेख किस किस कालखंड से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे रसिया बालम की छत्री का शिलालेख राजस्थान के इतिहास का काफ़ी महत्वपूर्ण शिलालेख है। इस प्रकार ऐसे बहुत से शिलालेख मिलते हैं, जैसे राजस्थान में शैव पूजा, शाक्त पूजा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, नंबर तो नागदा के पास सास बहू मंदिर, वहाँ पे मिले हुए शिलालेख, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं। कविराज श्यामलदास दसवाड़िया का वीर विनोद, तो इन सभी ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद और शिलालेखों का अध्ययन करने के बाद हम किसी भी टॉपिक के बारे में अध्ययन करते वक्त एक निष्पक्ष छवि, एक ऐसी छवि जो हमें ऐतिहासिक अध्ययन के करीब तक ले जाती है, उस छवि को प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। इतिहास के उस आदर्श को जिसका उल्लेख प्रोफेसर E.H. कार्ड ने किया कि इतिहासकार का एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि वह इतिहास में वस्तुनिष्ठता के आदर्श को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे और वस्तुनिष्ठता के करीबन और गहराई तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने का प्रयत्न करें। तो विद्यार्थियों, आगे मैं आपसे इस टॉपिक को दो भागों में और बांट के समझाऊंगा, पार्ट 2 और पार्ट 3, सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द राजस्थान। इसके अंदर प्राचीन भारत के इतिहास से, प्राचीन राजस्थान के इतिहास से संबंधित सोर्सेज होंगे, मध्ययुगीन राजस्थान के इतिहास से संबंधित सोर्सेज होंगे और आधुनिक राजस्थान के इतिहास से संबंधित सोर्सेज होंगे, जिसके अंदर हम ब्रिटिश सरकार के गजेटियर से, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देशी रियासतों को भेजे गए जो फरमान है, किस प्रकार से सहायक संधियाँ की गई है, सहायक संधियों की कौन कौन सी शर्तें थी, 1818 की संधियों की मुख्य बातें कौन कौन सी थी, व्यापार वाणिज्य की क्या क्या चीज़ें थी, इन तमाम बातों का हम अभी इन दो टॉपिक पर विस्तार से अध्ययन करेंगे।
और साथ ही साथ आगे जब भी हम किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो हम इस चीज़ को गंभीरता से समझेंगे। जैसे जब मैं आपसे मालदीव के इतिहास के बारे में विवेचन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मालदीव के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले मुगलिया सोर्सेज हमारे पास कौन से, फारसी सोर्सेज कौन कौन से अभिलेख हमारे सामने उपलब्ध हैं, राजस्थान के साहित्यकारों द्वारा, चारण कवियों द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, इन तमाम बातों के बारे में उस वक्त विस्तार से और जानकारी दी जाएगी। तब तक आप इन चीज़ों को समझिए, अध्ययन करते रहिए और ये जानिए कि आप एक ऐसे राजस्थान के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं जो भारतीय इतिहास के गौरवमय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और जैसा कि कर्नल टॉड ने राजस्थान के इतिहास के बारे में कहा है कि धोरा घाटी ताल रो आटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मोपोली और घर घर ल्यूडिनास। अर्थात राजस्थान का इतिहास तो वीरों का इतिहास है, वीर भोग्य वसुंधरा का इतिहास है। यहाँ पर ल्यूडिनास जैसे योद्धा तो घर घर में मिलते हैं और गांव गांव में थर्मोपोली जैसी घाटी देखने को मिलती है। वीरता और शौर्य का इतिहास है। तो इन तमाम बातों के बारे में मैं इन सोर्सेज के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा करूँगा आगे की 2 क्लासेज के बारे में। जय हिंद, जय भारत।